Hello, guys. Welcome back to our yet another section of बिजनेस लॉस। अभी अपन लॉ पढ़ रहे हैं, है ना? एंड मुझे आपको लॉ पढ़ने में मजा आ भी आ रहा है बहुत ज्यादा। अच्छा, तो मैं लास्ट क्लास में ना एक स्टोरी बता रही थी आपको। स्टोरी नहीं, मतलब एक इंसिडेंस बता रही थी आपको कि अभी ना रिसेंटली, मतलब आज ही हम लोग ने यहाँ पे हमारे टाउन से के सिटी में एक नई कम्युनिटी स्टार्ट करी है। मी एंड माय हस्बैंड हैज इनिशिएटेड दैट कम्युनिटी विच इज अबाउट रीडिंग बुक्स। के आप आइए एंड साइलेंटली 1-1.5 घंटा बैठ के बुक पढ़िए एंड देन डिस्कस अबाउट इट, एंड सब गेट टुगेदर भी हो जाएगा, एक डेडिकेटेड टाइम भी मिल जाएगा। एंड इट वाज सच अ गुड टाइम कि आप बैठ के सबके साथ बुक पढ़ रहे हो। एवरीवन इज रीडिंग, एवरीवन इज लाइक माइंडेड लाइक योर्स, जहाँ पे आप बैठ के नॉलेज शेयर कर रहे हो, नॉलेज गेन कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो। एंड आई नो कि जब आप जिस एज में हो उस एज में ना ये सब चीजें थोड़ी सी फालतू की लगती है कि यार क्या बुक पढ़ने का सेंस, क्या अभी हमारे पास इतनी सारी बुक्स हैं, कहाँ से पढ़े। एंड आई यूज्ड टू थिंक लाइक दैट ऑल्सो, क्योंकि उस टाइम आपको टाइम नहीं मिलता जब आप अपने कोर्सेस में रहते हो, जब आप पढ़ाई कर रहे हो, जब आप स्टूडेंट हो, तो उस टाइम पे आपको ना टाइम नहीं मिलता ये सब बुक्स पढ़ने का या कुछ अलग हॉबी परस्यू करने का। एंड इफ एनी ऑफ यू आर रीडर्स जिनको बुक पढ़ने का शौक है, फिक्शन हो, नॉवेल्स हो, सेल्फ हेल्प हो, या कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हो, फाइनेंस के बारे में हो या फिर हिस्ट्री के बारे में हो, किसी बारे में भी हो, ठीक है? तो अगर शौक है तो उस वो भी एक डिस्ट्रैक्शन बन जाता है इस टाइम पे, क्योंकि हमारे पास इतनी मोटी मोटी बुक्स है पढ़ने के लिए, तो हम पढ़ नहीं पाते वो चीज़। एंड मेरे साथ भी सेम चीज़ हुई थी। मुझे बुक्स रीड करने का शौक है, पर मैं उतना परस्यू नहीं कर पाई थी, उतनी बुक्स पढ़ नहीं पाई थी, क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट एरा में थी उस टाइम पे। एंड बस ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ने का था, तो उसके बाद बुक देखने का मन भी नहीं करता था कि अब कुछ और पढ़ो। सो अब जब ये हमने स्टार्ट किया, इट्स वेरी रिफ्रेशिंग टू अगेन स्टार्ट रीडिंग बुक्स एंड अगेन गिव योर सेल्फ टाइम, जहाँ पे आप एक नई दुनिया में पहुंच जाते हो, एक नई चीज ऐसा देखने लगते हो। एंड इट इज एक्चुअली वेरी गुड। तो यस, आप भी अपने एग्जाम जल्दी खत्म करो, सारे एग्जाम जल्दी खत्म करो, तीनों लेवल्स के, जल्दी से सीएस बनो। एंड फिर आपकी जो हॉबीज है उसको परस्यू करो, ठीक है? आपकी जो पैशन है उसको परस्यू करो। एंड हमेशा ऐसा मत करना कि सिर्फ हम काम ही करते रह जाएं और कुछ और कर ना पाए। एक्सपीरियंस करो हर चीज को, नई जगह घूमो फिरो, ठीक है? उन चीजों को एक्सपीरियंस करो, टाइम निकालो उसी चीज करने के लिए, अपने दोस्तों से मिलो, एक अच्छी कम्युनिटी बिल्ड करो, मतलब एक अच्छी कंपनी बिल्ड करो, ठीक है? एंड नए नए लोगों से बात करो, नई नई चीजें सीखो। जब तक आप नए लोगों से बात नहीं करते, सीखते नहीं हो, एक बार दुनिया में बाहर निकलते नहीं हो, तब तक आपको पता नहीं रहता कि कितनी चीजें हैं डिस्कवर करने के लिए। मतलब इतना भंडार है नॉलेज का, विच इज नेवर एंडिंग, विच इज लिटरली नेवर एंडिंग। ओके, सो यस, इट वाज वेरी रिफ्रेशिंग टुडे। आई एम फीलिंग वेरी गुड टुडे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं कुछ अपनी हॉबी को परस्यू कर पा रही हूँ इस वे के थ्रू, एंड दूसरों को भी हेल्प कर पा रही हूँ उस चीज के लिए। सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। अगर आपको देखना है कि हम लोग क्या करते हैं, तो यू कैन ऑल्सो चेक आउट आवर इंस्टाग्राम पेज, जिसका नाम है सागर रीड्स करके। तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। आप में से कोई भी अगर सागर एमपी से बिलोंग करता है, तो यू आर ऑल्सो वेलकम टू ज्वाइन एवरी संडे। ओके, यस। सो अब बढ़ते हैं अपन आगे अपनी पढ़ाई पे, जो अपन को एक्चुअली पढ़ाई करनी है उसमें आगे बढ़ते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में ड्यूटीज, ये जो ड्यूटीज एंड ऑफ पार्टनर्स एंड राइट्स ऑफ पार्टनर्स पढ़ लिए थे। अब इसके आगे पढ़ते हैं, ठीक है? चलो, अब इस 1 घंटा बैठ के अपन आगे की बातें समझते हैं, आगे क्या है। ओके, बात हो रही है अब। पहले अपन ने देखा कि रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू वन अनदर, एक दूसरे के प्रति क्या आपकी राइट्स है, क्या आपकी ड्यूटीज है ना, एक दूसरे के प्रति। अब ये बता रहे कि पार्टनर की थर्ड पार्टीज के साथ, जो पार्टनर्स है उनकी थर्ड पार्टी से क्या रिलेशन रहता है, उनका थर्ड पार्टी से क्या रिलेशन रहता है। सबसे पहले तो एक चीज समझो कि पार्टनर्स एक दूसरे के क्या है, एजेंट और प्रिंसिपल है। हर पार्टनर प्रिंसिपल है और हर पार्टनर एजेंट है दूसरे पार्टनर का, ठीक है? हर पार्टनर प्रिंसिपल है और हर पार्टनर एजेंट है दूसरे पार्टनर का, ठीक है? ये चीज समझ में आ गई, पहली ये चीज। और लॉ ऑफ एजेंसी पे ही पार्टनरशिप चलती है। मतलब ये है, एग्जाम्पल है कि
ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं, ठीक है। ए गया और उसने 1 लाख का मटेरियल खरीद के लेके आ गया, ठीक है। ये 1 लाख का मटेरियल सेल करके आ गया, दोनों दोनों केसेस में परचेज किया और सेल किया हो, वो करके आया। तो क्या बी एंड सी भी बाइंड होते उस कॉन्ट्रैक्ट से? तो यस, बी एंड सी भी बाइंड होते उस कॉन्ट्रैक्ट से। अगर वो 1 लाख वर्थ रुपीस का मटेरियल परचेज करके आया बिजनेस के लिए, फर्म के लिए, दोनों पार्टनर्स दूसरे हैं बी और सी, वो भी लाइबल है कि उन्हें भी पे करना पड़ेगा, वो बाइंड हो जाते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट से। इससे समझ में आता है कि उन तीनों के बीच में लॉ ऑफ एजेंसी चलती है, जहाँ पे सारे पार्टनर्स एक दूसरे के प्रिंसिपल भी हैं और क्या है, एजेंट भी है। प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है, ठीक है। तो जब अपन प्रिंसिपल एजेंट की बात करते हैं, तो हमें ये भी डिसाइड करना पड़ता है कि किसके पास कितनी अथॉरिटी रहेगी, कितनी अथॉरिटी रहेगी, क्या-क्या अथॉरिटी रहेगी। क्या आप बियॉन्ड अथॉरिटी जाके एक्ट कर रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, ठीक है। आपकी अथॉरिटीज़ क्या-क्या है जिसमें आप एक्ट कर सकते हो। अगर अथॉरिटी डिसाइड नहीं होगी, तो कोई भी पार्टनर कुछ भी करता रहेगा, कुछ भी करता रहेगा, है ना? सबसे पहले ना, अच्छा, एक चीज के बारे में बात करते हैं कि लॉ को पढ़ने का तरीका यही होता है कि पहले तो आप लोग लॉ को इंटरप्रिटेशन कर लो कि वो लॉ बोलना क्या चाह रहा है ना। एक बार इंटरप्रेट कर लिया कि लॉ बोलना क्या चाह रहा है, फिर ये समझो कि लॉ ऐसा बोल क्यों रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा लॉ बना क्यों है, इस लॉ को इस तरीके से बनाया क्यों है। जब आप ऐसे क्वेश्चन करने लग जाते हो, जब अपनी ऐसी क्यूरोसिटी डेवलप करने लग जाते हो ना, तो आपको समझ में आने लगता है कि अब पढ़ना कैसे, तब मजा आता है पढ़ने का। अगर आपके अंदर क्यूरोसिटी नहीं है ना जानने की, ये क्यों, क्वेश्चन नहीं आ रहा आपके मन में कि ये कैसे, ये क्यों ऐसा हो रहा है, इसको ऐसे कैसे बनाया गया है, इसको ऐसा क्यों नहीं किया गया है, जब तक ये क्वेश्चन नहीं मन में आता है, क्यूरोसिटी डेवलप नहीं होती। और आप पढ़ने में ना, फिर आप रट्टाफिकेशन कर रहे हो, फिर आप कुछ लॉजिक से नहीं पढ़ रहे हो, वो चीज ना आपको फिर ध्यान में नहीं रहती, कभी याद नहीं रहती। जो भी आपने रट के पढ़ा है ना, उसको आपको याद कभी नहीं रहता, वो कभी याद नहीं रहता, ठीक है। रट्टा हुआ याद नहीं रहता। अच्छा, कुछ चीजों में अपन को रट्टा मारने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वहां पे लॉजिक्स नहीं है। जैसे कि कहीं पे आपको लिमिट दी गई है कि यहाँ की लिमिट 10 CR है, ठीक है। आपकी लिमिट यहाँ पे 10 CR है। अब वहां पे कोई लॉजिक ही नहीं है, 10 CR क्यों है, उसका कोई लॉजिक नहीं है। जहाँ पे ऐसी चीजें आ गई हैं जहाँ पे लॉजिक ही नहीं है, लॉजिक कोई डिफाई कर दिया गया है, वहां लॉजिक नहीं है, वहां पे आपको रट्टाफिकेशन करना पड़ेगा। पर ऐसी चीजें जहाँ पे लॉजिक्स आ रहे हैं, जहाँ पे कुछ कंक्लूड हो रहा है, जहाँ पे रीजनिंग हो रही है, क्या हो रही है, रीजनिंग हो रही है, तो वहां पे पूछो एक क्वेश्चन कि ये चीज क्यों बनी है। अब ये बताओ, ये चीज क्यों बनी है कि हर पार्टनर एक दूसरे का एजेंट और प्रिंसिपल है। अगर एजेंट और प्रिंसिपल है एक दूसरे का, तो कुछ पावर्स भी तो डिसाइडेड होंगी, कुछ अथॉरिटी भी तो डिसाइडेड होंगी। ऐसा तो नहीं कि कुछ भी काम करके आ गया। अगर एक पार्टनर फ्रॉड करके आ गया, तो क्या दोनों पार्टनर्स उसके लिए लाइबल रहेंगे क्या? तो नहीं ना यार, उस पे थोड़ा रहेंगे। वो तो फ्रॉड अकेले उस पर्सनल उस पे करके आया, वो इलीगल चीज करके आया। तो बात बेचारे दो पार्टनर जिनको कुछ पता ही नहीं है, तो आप उनको क्यों लायबल बना रहे हो? वो नहीं लायबल होंगे। इसलिए कुछ चीजों में आपको हर चीज को, लॉ हर चीज को लिख के चलता है कि ये चीजें इस तरीके से होनी है, हमको वही चीजें उस तरीके से पढ़नी है ना, हमको लॉ उसी तरीके से पढ़ना है। ओके, तो जैसे अभी तक हम करते आ रहे थे, पहले एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या बातें हो रही है, उसके बाद अपन इसकी माइंड मैपिंग भी बना लेंगे। ओके, हम बोल रहे हैं रिलेशन ऑफ पार्टनर्स किसके साथ, थर्ड पार्टीज के साथ। ओके, तो पार्टनर एज एन एजेंट, every partner is an agent of the firm and of other partners for the purposes of the business of firm। मतलब कि बिजनेस चलाने के लिए, फर्म के पर्पस, फर्म का पर्पस फुलफिल करने के लिए, फर्म का बिजनेस चलाने के लिए हर पार्टनर एक दूसरे का एजेंट है और फर्म का भी एजेंट है। सेक्शन 18 में लिखा हुआ है कि पार्टनर, जो पार्टनर एजेंट है किसका, फर्म का भी और दूसरे पार्टनर्स का भी, ठीक है। इन अ पार्टनरशिप ईच पार्टनर इज बोथ प्रिंसिपल फॉर हिमसेल्फ एंड एजेंट फॉर अदर पार्टनर्स। वो खुद प्रिंसिपल है और दूसरे पार्टनर्स के लिए क्या है, एजेंट है। हर पार्टनर खुद प्रिंसिपल है और दूसरे पार्टनर्स के लिए एजेंट है। हर पार्टनरशिप में ऐसा ही होता है। Thus, the general law of agency is incorporated with the law of partnership। ठीक है, law of agency partnership में चलती है। Therefore, the law of partnership is often regarded as branch of law of agency। पार्टनरशिप को ब्रांच ऑफ लॉ ऑफ एजेंसी के एक ब्रांच भी बोला जाता है। इसमें बस इतना ही लिखा है कि पार्टनरशिप को लॉ ऑफ एजेंसी की एक ब्रांच ही बोला जाता है, क्योंकि उसमें लॉ ऑफ एजेंसी को बहुत ज्यादा ही इनकॉर्पोरेट करके रखा है। ठीक है। The acts of each partner,
who does any act on carrying on in an usual way of business of the kind carried on by the firm bind the firm and its partner unless, पहले तो लाइन समझो क्या बोल रहे हैं, the acts of every partner who does any act for carrying on in the usual way the business of the kind carried on, मतलब कि सिर्फ इतना इतना ही समझना है। ये बोल रहे हैं कि पार्टनर जो भी एक्ट करता है, पार्टनर जो भी एक्ट करता है, क्या एक्ट कर रहा है कि बिजनेस को कैरी करने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए जो भी एक्ट्स करने चाहिए यूजुअल वे में, ठीक है, बिजनेस को चलाने के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टेशनरी का बिजनेस है, पार्टनरशिप का स्टेशनरी का बिजनेस है, तो उसका यूजुअल काम क्या होगा? स्टेशनरी के बिजनेस, स्टेशनरी के प्रोडक्ट्स खरीदना और स्टेशनरी का सामान बेचना, ये क्या उसका यूजुअल काम है? यूजुअल काम है, ठीक है। स्टेशनरी का सामान खरीदना और स्टेशनरी का सामान बेचना, ये उसका यूजुअल काम है, ये बिजनेस चलाने का काम उसका यही है, यही है। तो अगर कोई पार्टनर बैठा हुआ है, बाकी दो पार्टनर्स नहीं है और वो परचेज कर रहा है स्टेशनरी का मटेरियल और सेल कर रहा है स्टेशनरी को, तो वो क्या कर रहा है? वो ऐसा एक्ट कर रहा है, वो ऐसा एक्ट कर रहा है जो यूजुअल वे ऑफ बिजनेस में कैरी ऑन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज लिखी है। जो भी ये चीज है जो परचेज सेल वो कर रहा है स्टेशनरी पे बैठ के, स्टेशनरी की दुकान पे बैठ के, वो किसको बाइंड कर रहा है? फर्म को ही बाइंड कर रहा है उस एक्ट से और पार्टनर्स को भी बाइंड कर रहा है उस एक्ट से। फर्म को ही बाइंड कर रहा है उस एक्ट से, पार्टनर्स को बाइंड बाइंड कर रहा है। सेल किया है तो कोई पार्टनर उसका पैसा ले सकता है, एंड परचेज किया है तो हर पार्टनर को उसका पैसा देना ही पड़ेगा। हर पार्टनर पे बाइंडेड है वो चीज। ऐसा नहीं कि ए ने परचेज की तो बी बोलेगा मैं परचेज करी नहीं है, मैं क्यों पैसा दूं इसका, या फर्म क्यों पैसा देगी इसका? नहीं, ए ने परचेज करी है, बिजनेस के लिए की है उसने, कुछ और चीज करने के लिए नहीं की, उसने बिजनेस के लिए की, बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए करी है, बिजनेस चलाने के लिए करी है, तो वो अपने एक्ट से सारे पार्टनर्स को बाइंड कर रहा है और पार्टनरशिप फर्म को भी बाइंड कर रहा है। यही है लॉ ऑफ एजेंसी, यही है लॉ ऑफ एजेंसी, क्योंकि एजेंट एक्ट कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, है ना। प्रिंसिपल सारे पार्टनर्स है और सारे पार्टनर्स ही एजेंट है, तो वो खुद के लिए भी एक्ट कर रहे हैं और दूसरे पार्टनर्स के लिए भी एक्ट कर रहे हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई है? समझ में आ गई? फिर लिखा है यहाँ पे अनलेस, अनलेस मतलब कि किन चीजों में ये जो एजेंसी है वो नहीं मानी जाएगी, कहाँ पे एजेंसी नहीं मानी जाएगी? द पार्टनर्स हु एक्टिंग हैज नो अथॉरिटी टू एक्ट फॉर द फर्म इन दैट मैटर, मतलब कि कुछ ऐसे मैटर्स हैं जहां पे उस पार्टनर को अथॉरिटी दी ही नहीं गई है कि वो एक्ट कर सकता ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, ठीक है। उसके पास वो अथॉरिटी है ही नहीं, इम्प्लिसिटली या एक्सप्लिसिटली बोल दिया गया है कि वो पार्टनर की अथॉरिटी नहीं है वो करने की, वो अथॉरिटी है ही नहीं। जैसे कि लोन लेना है, लोन लेना है, ठीक है, स्टेशनरी के बिजनेस को लोन लेना है, ओके, एंड एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि सारे पार्टनर्स की कंसेंट के बाद ही आप लोन ले सकते हो, ठीक है। सारे पार्टनर्स की कंसेंट के बाद ही आप लोन उठा सकते हो कहीं से, बैंक से, ठीक है। अब क्या हुआ? ए बैठा हुआ था बिजनेस में, उसको लगा कि यार मेरे को पैसे की जरूरत है, तो वो बैंक गया और लोन लेके आ गया, वो बैंक गया और लोन लेके आ गया। उसने किसी पार्टनर से पूछा ही नहीं, किसी पार्टनर से नहीं पूछा। अब बीएसई बोले कि यार तुमने तो हमसे पूछा ही, तुम्हारी तो अथॉरिटी थी ही नहीं कि तुम जाके लोन अकेले लेके आ जाओ, तुम्हें हमसे तो पूछना चाहिए था। हो सकता है हम कम इंटरेस्ट रेट पे आपको तुम्हें कहीं और से लोन दिला देते हैं, तुमने हमसे पूछा ही नहीं, तो उसकी अथॉरिटी नहीं थी उस केस में। तो वो लोन का जो उसने एक्ट किया है, लोन लेने का एक्ट जो उसने किया है, वो उससे ना पार्टनर्स को बाइंड कर रहा है ना पार्टनरशिप फर्म को बाइंड कर रहा है, क्योंकि वो उसकी अथॉरिटी थी नहीं। तो अगर अथॉरिटी नहीं है तो वो बाइंड नहीं कर रहा है। पहली बात ये, द पर्सन विथ whom he is dealing knows that he has no authority, मतलब क्या? जिस पर्सन के साथ वो डील कर रहा है उसको भी मालूम है कि उसकी अथॉरिटी नहीं है। ये दोनों चीज एंड में चल रही है, एंड में दोनों चीजें होनी चाहिए, दोनों चीजें होनी चाहिए। ये 1 और 2 प्लस में होना चाहिए कि एक तो पार्टनर ने एक्ट किया बियॉन्ड इज अथॉरिटी, दूसरा जिसके साथ किया उसको भी मालूम था, जिसके साथ डील कर रहा था उसको भी मालूम था कि उसकी कोई अथॉरिटी नहीं है, उसको भी मालूम था उसकी अथॉरिटी नहीं है। मतलब पार्टनर को ही मालूम है कि उसकी अथॉरिटी नहीं है और थर्ड पार्टी को ही मालूम है कि उसकी अथॉरिटी नहीं है, तो उसी केस में वो बाइंड नहीं करेगा। अगर थर्ड पार्टी को पता है कि वो पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म का, तो उसने तो पार्टनरशिप फर्म को देख के पैसा दिया ना,
उसने पार्टनरशिप फर्म को देख के पैसा दिया। उसको क्या पता, लोन बैंक वाले को क्या पता, अगर बैंक वाले को पता ही नहीं है कि उस पार्टनर की अथॉरिटी थी ही नहीं, है ना, उसको अथॉरिटी थी नहीं, तो बैंक वाले ने पार्टनरशिप फर्म को पूरे को बाइंड कर लिया। बट बैंक वाले को मालूम था कि हाँ, इस पार्टनर की अथॉरिटी नहीं है अकेले लोन लेने की, इससे कंसेंट है ही नहीं इसके पास, सबकी सबका एग्रीमेंट ही नहीं है, कि ऐसा कंसेंट ही नहीं है। तो अगर बैंक वाले को ये मालूम होते हुए भी उसने उसको लोन दे दिया जबकि उसकी अथॉरिटी नहीं थी, दोनों पार्टीज को मालूम होना चाहिए, थर्ड पार्टी को भी और पार्टनर को भी मालूम होना चाहिए कि मेरी अथॉरिटी नहीं थी या पार्टनर की अथॉरिटी नहीं थी। उसी केस में क्या होगा, जो भी वो एक्ट करेगा उससे वो ना पार्टनर्स को बाइंड करेगा ना पार्टनरशिप फर्म को बाइंड करेगा। एंड में है, उसके बाद है और द पर्सन डज नॉट नो और बिलीव हिम टू बी अ पार्टनर। मतलब क्या है कि जो भी पर्सन के साथ कर रहा है उसको मालूम ही नहीं है कि वो पार्टनर है या वो पार्टनर की तरह है। ठीक है, डज नॉट नो और बिलीव हिम टू बी अ पार्टनर। ठीक है, एक सेकेंड रुकना, एक मिनट ना। यस तो हम क्या बात कर रहे थे, एक मिनट ना। यस, एक सेकेंड हाँ, तो हम ये बात कर रहे थे थर्ड पॉइंट की, द पर्सन डज नॉट नो और बिलीव हिम टू बी पार्टनर। ठीक है, कि मैं बैंक लोन लेने के लिए गई हूँ पार्टनरशिप फॉर्म के लिए स्टेशनरी वाले बिजनेस के लिए ना। ए का जो अपन एग्जांपल लेते हैं कि ए जो स्टेशनरी वाले बिजनेस का पार्टनर है, वो बैंक लोन लेने के लिए गया था। बैंक वालों को मालूम ही नहीं कि वो पार्टनर है, बैंक वालों को मालूम ही नहीं कि ये पार्टनरशिप से बिलोंग करता है या पार्टनर है उसका, एंड उसको लोन दे दिया। मतलब उसने पर्सनल कैपेसिटी पे लोन दिया है उसको, बैंक ने पर्सनल कैपेसिटी पे लोन दिया, मतलब बैंक वाले को थर्ड पार्टी को मालूम ही नहीं वो पार्टनरशिप फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है या पार्टनर है। ठीक है, पर्सन डज नॉट नो या वो बिलीव ही नहीं करता कि वो पार्टनर है, तो उस केस में भी वो बाइंड नहीं कर रहा है किसको, फर्म को या पार्टनरशिप पार्टनर्स को। ना फर्म को बाइंड कर रहा है ना पार्टनरशिप फर्म को बाइंड कर रहा है। ठीक है, ठीक है, ना पार्टनर्स को बाइंड कर रहा है ना पार्टनरशिप फर्म को बाइंड कर रहा है। ओके, तो ये दो केसेस है, एक तो पहला ये हो गया फर्स्ट और सेकंड, जिसको प्लस करके पढ़ना पड़ेगा। और पर्सन जो थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टी की बात हो रही है ना, यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप दिखा रहे हो, तो थर्ड पार्टी जो है उसको बिलीव नहीं है, उसको पता नहीं कि आप पार्टनर हो या पार्टनरशिप फर्म से रिप्रेजेंट करते हो। उस केस में भी आप बाइंड नहीं कर रहे हो, बाइंड नहीं कर रहे हो किसको, आप उस केस में बाइंड नहीं कर रहे हो ना पार्टनर्स को ना पार्टनरशिप फर्म को। ठीक है, अब यहाँ रुकते हैं और यहाँ पे लिखते हैं, उसके बाद अपन पढ़ेंगे अथॉरिटी ऑफ पार्टनर, कि पार्टनर्स के पास क्या अथॉरिटी है, पार्टनर्स के पास क्या अथॉरिटी, यहाँ तक अपन को पढ़ना है अभी, है ना, यहाँ तक अपन को पढ़ना, एंड 50% चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पहले तो तालियां बजाओ अपने लिए, 50% चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बड़ा चैप्टर है थोड़ा, पार्टनरशिप इजी है, थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा लेंदी है, बट इजी है। ठीक है, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है यहाँ पे, है ना। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक बार अच्छे से क्लियर करना चाहती हूँ कि हमने अभी तक पढ़ा क्या, है ना। हमने अभी तक क्या पढ़ा, बहुत ही छोटी चीज पढ़ी है हमने। और यहाँ पे क्या बातें ज्यादा होती हैं, बुक्स में बातें ज्यादा होती है, पढ़ाई ज्यादा कम बताते हैं, है ना। अपन उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। ठीक है? यहाँ पे अपना टॉपिक था रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू थर्ड पार्टीज। ठीक है, तो जो पार्टनर्स हैं, दे आर प्रिंसिपल प्रिंसिपल फॉर themselves and agent to other partners and ये पता है, ये है तो हमको पता चल गया, तो इससे क्या हो रहा है, लॉ ऑफ एजेंसी पे चलता है पार्टनरशिप। ये बात अपन ने पहले कर ली थी कि लॉ ऑफ एजेंसी पे क्या चलता है, पार्टनरशिप। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात ये लोग क्या कर रहे हैं, दूसरी बात ये लोग ये बता रहे हैं, ठीक, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात ये बता रहे हैं कि acts done by any partner, ठीक है,
to carry on the business of firm in usual way is binding on the firm and other partners। क्या ये लाइन इजी है आपको समझने के लिए? बुक में लाइन थोड़ी सी डिफिकल्ट दी है, क्या ये लाइन आपको समझ में आ रही है कि एक्ट्स डन बाय एनी पार्टनर टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ फर्म इन यूजुअल वे में जिस तरीके से कंडक्ट करना चाहिए उस तरीके से कंडक्ट कर रहा है अगर पार्टनर, तो इट इज बाइंडिंग ऑन द फर्म एंड अदर पार्टनर्स। ठीक है। बट अनलेस अनलेस कहाँ पे नहीं होगा? अनलेस किस केसेस में नहीं माना जाएगा? तो यहाँ पर दो केसेस पढ़ रहे हैं जहां पे नहीं होगा, अनलेस की बात आ रही। अनलेस कौन से केसेस में बाइंड नहीं करेंगे? तो पहला कि पार्टनर हैड नो अथॉरिटी फॉर सच एक्ट। ठीक है। प्लस द पर्सन, जो भी थर्ड पर्सन की बात हो रही ना, द पर्सन ऑल्सो न्यू दैट द पार्टनर हैज नो अथॉरिटी। ठीक है। क्या बात हो रही है कि पहली चीज तो पार्टनर के पास कोई अथॉरिटी नहीं है एक्ट करने की, कोई अथॉरिटी नहीं है पार्टनर के पास एक्ट करने की फॉर सच एक्ट। वो जो भी एक्ट था उसके पार्टनर के पास उसके वो करने की अथॉरिटी नहीं है। दूसरा जो पर्सन था थर्ड पर्सन, उसको भी मालूम है कि पार्टनर के पास अथॉरिटी नहीं है। पहली चीज तो है कि ये प्लस में आएगी ना, ये प्लस में आएगी। ठीक है, ये दोनों साथ में आएगी। और तीसरी चीज जो है, तीसरी चीज ये है कि द पर्सन does not know or believe him that he is a partner। या तो उस पर्सन को पता ही नहीं है, ही डजंट नो या उसको बिलीव नहीं है कि वो जो बंदा है वो पार्टनर है भी कि नहीं है। इन दोनों केसेस में वो बाइंड नहीं करेगा किसको? ना फर्म को ना पार्टनर्स को। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या ये इजी लग रहा है समझ में जो मैं आपको समझा रही हूँ? क्या वो इजी है समझने में? ठीक है, जिस तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ वो इजी लग रहा है क्या? अगर लग रहा है तो थम्स अप कर देना प्लीज, कमेंट्स में थम्स अप कर देना। ओके, मेरा मनोबल बढ़ता है अगर मैं देखती हूँ कि आप लोग मुझे रीच आउट कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे पढ़ाने में और मजा आता है। ठीक है, सो प्लीज कीप रीचिंग मी आउट तो मैं आपको और अच्छे से पढ़ा सकूं, है ना? ओके। ये यहाँ बात हो गई अपनी, कहाँ तक की बातें हो गई अपनी? ये बात हो गई कौन से एक्ट से बाइंड करता कौन से एक्ट से बाइंड नहीं करता। और यहाँ पे अपन ने एक चीज देखी, अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे किस चीज की? अथॉरिटी की। किस चीज की बात कर रहे हैं? अथॉरिटी की। तो ये तो बताओ कि अथॉरिटी क्या है? अथॉरिटी है क्या ये तो बता दो, कि अथॉरिटी क्या है इनके पास, अथॉरिटी क्या है तो ये बता दो। तो अथॉरिटी देख लेते हैं कि अथॉरिटी क्या है पार्टनर्स की। अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर, अथॉरिटी क्या है पार्टनर्स की, ये जान लेते हैं हम, है ना? यस। तो अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? कि कैपेसिटी क्या है पार्टनर की। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? अथॉरिटी का मतलब होता है कैपेसिटी of a partner to bind the firm and other partners। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ अ पार्टनर टू बाइंड द फर्म एंड अदर पार्टनर्स, इसको बोलते हैं अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर। इसको क्या बोलते हैं? दो टाइप की अथॉरिटी होती है पार्टनर्स के पास, दो टाइप की अथॉरिटी में आता है। एक तो होती है एक्सप्रेस अथॉरिटी, ठीक है, और दूसरी होती इम्प्लाइड अथॉरिटी।
यार अब एक्सप्रेस तो आपको पता है, विच इज एक्सप्रेस्ड इन वर्ड स्पोकन, या कहीं पे लिखा हुआ है, डीड में लिखा है, एग्रीमेंट में लिखा है, आर्टिकल्स में लिखा है, बोल के किया हुआ है, दैट इज एक्सप्रेस। जहां पे भी कोई एक्सप्रेशन हुआ है, वर्ड्स हुआ है, स्पोकन है, रिटर्न है, ठीक है, किसी भी चीज की तरीके से आपने एक्सप्रेस कर दिया कि अथॉरिटी है, तो उसको बोलेंगे एक्सप्रेस अथॉरिटी। जहां पे एक्सप्रेस नहीं है बट वो इम्प्लाइड तरीके से है कि ये तो होनी ही चाहिए, ये तो होनी ही चाहिए, इम्प्लाइड है, एक्सप्रेस नहीं है, एक्सप्रेस नहीं है, बट वो इम्प्लाइड अथॉरिटी आपके ऊपर आ रही है। मतलब कि क्या, कि मैं टीचर हूँ तो मेरी इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या है, मुझे पढ़ाना है, किसी ने एक्सप्रेस करके नहीं बोला कि तुम्हें पढ़ाना पड़ेगा। मेरी एक्सप्रेस इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या है कि मुझे रिवीजन कराना है, ठीक है, किसी ने बोला नहीं कि रिवीजन कराओ, कहीं पे लिखा नहीं कि रिवीजन कराना ही पड़ता है ना, करा, ये इम्प्लाइड अथॉरिटी या इम्प्लाइड है मेरे ऊपर कि मुझे रिवीजन भी कराना पड़े, है ना। तो दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड। अब अपन समझते हैं एक्सप्रेस का एक्चुअली मतलब क्या होता है, इम्प्लाइड का एक्चुअली मतलब क्या होता है। एक्सप्रेस अथॉरिटी, अच्छा मैं नोट से, यहाँ से मेरे पास नोट्स हैं, मैं उससे पढ़ पढ़ के यहाँ पे आपको शॉर्ट में लिख रही हूँ। आपका होमवर्क ये है कि आपको मॉड्यूल रीड करनी है, अथॉरिटी ऑफ पार्टनर की जो मॉड्यूल है या नोट्स है मेरे, तो वो आपको रीड करने हैं, मैं यहाँ पे आपको लिख के नोट्स दे रहे हैं, ठीक है। अथॉरिटी सेट टू बी एक्सप्रेस व्हेन इट इज गिवन बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन। एक्सप्रेस अथॉरिटी कब आती है, व्हेन इट इज गिवन बाय वर्ड्स स्पोकन और written, ठीक है। The firm is bound by all the acts of the partner done within the scope of express authority, even if the acts are not within the scope of partnership business। मतलब कि all acts done within the express authority binds the firm, ठीक है, binds the firm, even the express authority, even the express authority does not come under बिजनेस स्कोप। इस लाइन का क्या मतलब, इस लाइन का क्या मतलब हुआ, मेरा बिजनेस का स्कोप है कि मैं परचेज करूं, सेल करूं, ठीक है, बट मुझे अथॉरिटी दे गई है कि मैं लोन भी ले सकती हूँ, ठीक है, तो बिजनेस का स्कोप तो क्या है, परचेज और सेल करना, बट एक्सप्रेस तरीके से एग्रीमेंट पे लिखा हुआ है कि मैं चाहूं तो वो चीज करने के लिए लोन भी ले सकती हूँ, तो ये हो गई एक्सप्रेस अथॉरिटी। एक्सप्रेस अथॉरिटी भले ही बिजनेस के स्कोप से ज्यादा हो, भले ही वो बिजनेस स्कोप के अंदर नहीं आती, अगर वो एक्सप्रेसली लिखी हुई है कहीं पे, बोली गई है कहीं पे, या वर्ड्स पे कहीं शो हो रही है कि हाँ यहाँ पे एक्सप्रेस अथॉरिटी दी गई है, तो जो भी एक्ट्स किए गए हैं एक्सप्रेस अथॉरिटी के अंदर, वो बाइंड किसको करते हैं, फर्म को बाइंड कर देते हैं। क्या करते हैं, फर्म को बाइंड कर देते हैं। अब एक्सप्रेस अथॉरिटी तो ईजी है समझना, जो समझना है ना वो अपन को समझना है इम्प्लाइड अथॉरिटी के बारे में। अपन को क्या समझना है कि इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या होती है। सो द अथॉरिटी विच इज इन्फर्ड फ्रॉम कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, नेचर ऑफ बिजनेस, सर्कमस्टेंसेस, कस्टम एंड यूसेज इज कॉल्ड इम्प्लाइड अथॉरिटी, ठीक है। अब समझो कि जो कंडक्ट ऑफ बिजनेस है ना, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है, नेचर एंड स्कोप, एक मिनट, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस, ठीक है, नेचर ऑफ बिजनेस, कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे जहां पे उसको काम करना पड़ गया, सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए। कस्टम्स और यूसेज की बात हो रही है, कस्टम्स और यूसेज का मतलब ये होता है कि ऐसा तो होता ही है, पार्टनर है और बिजनेस में बैठा है, तो बिजनेस में बैठा हुआ है तो उसको परचेज तो करना ही पड़ेगा, ये तो कस्टम है, तो उसको परचेज तो करना ही पड़ेगा, उसको सेल तो करना ही पड़ेगा। ये क्या है, उसका कस्टम है, ये उसका कस्टम है कि उसको मटेरियल परचेज भी करना पड़ेगा, मटेरियल सेल भी करना पड़ेगा, वो एम्प्लॉयज को हायर भी कर सकता है, ये क्या है, कस्टम है, ये हर जगह पे चल रहा है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही इम्प्लाइड है, ये कहीं पे लिखने की जरूरत नहीं है कि तुम पार्टनर हो तो तुम्हें परचेज करना है, तुम्हें सेल करना है, तुम एम्प्लॉयज को हायर कर सकते हो, तुम एम्प्लॉयज को निकाल सकते हो, उनको सैलरी बांट सकते हो, ये कहीं पे लिखा नहीं हुआ है।
ये कहीं पे लिखा नहीं रहता, ये इम्प्लाइड तरीके से, मतलब कि कंडक्ट ऑफ बिजनेस की कंडक्ट ऑफ पार्टीज है, कंडक्ट ऑफ पार्टीज। तो इन सब चीजों से समझ में आता है कि इम्प्लाइड अथॉरिटी है, बट इम्प्लाइड अथॉरिटी कहीं पे एक्सप्रेसली नहीं गिवन है, तो इसलिए इसको पढ़ने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। इसमें ज्यादा चीजें हमको पढ़नी पड़ती है कि इम्प्लाइड अथॉरिटी में आता क्या क्या है ना? आता क्या क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है मेरा? नेचर ऑफ बिजनेस है कि मैं स्टेशनरी का सामान बेचती हूँ, तो मैं उसके हिसाब से मेरा कंडक्ट क्या होना चाहिए कि मैं परचेज कर सकती हूँ, सेल कर सकती हूँ, मैं एम्प्लॉयज को हायर कर सकती हूँ, मैं एम्प्लॉयज को सैलरी दे सकती हूँ, राइट? ये सब मेरा काम है, साफ सफाई करवा सकती हूँ, ये सब जो भी बिजनेस से रिलेटेड काम है, नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से काम है। जो भी सर्कमस्टेंसेस है, मान लो ऐसा सर्कमस्टेंसेस आ गए, एकदम से ऐसा कुछ हो गया कि एम्प्लॉय को लग गई, है ना? मैं उसको लेके जा रही हूँ, उसका एक्सपेंस करा रही हूँ, तो मैं बाइंड कर रही हूँ किसको? फॉर्म को बाइंड कर रही हूँ उस चीज से, एक्सपेंसेस से, उस पेमेंट से। अगर कोई पेमेंट मुझे किसी को देना है, तो मैं पेमेंट दे रही हूँ अगर किसी को फॉर्म के लिए, कंडक्ट ऑफ बिजनेस के लिए, नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से मुझे देना पड़ेगा, सर्कमस्टेंसेस ऐसा आ गया कि मुझे अब देना ही पड़ेगा, बिना किसी का कंसेंट लिए, तो वो इम्प्लाइड अथॉरिटी होती है। जहाँ पे कस्टम्स आ गए हैं, जहाँ पे सर्कमस्टेंसेस ऐसे आ गए हैं, कंडक्ट ऑफ पार्टीज, मतलब यहाँ पे आपको कॉमन सेंस यूज करना पड़ता है कि वो बिजनेस के हिसाब से वो इम्प्लाइड अथॉरिटी होनी चाहिए पार्टनर की, कि नहीं होनी चाहिए। इसलिए ना इसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। एक्सप्रेस क्या है? लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है वो तो एक्ट्स आपको ऑलरेडी बाइंड कर ही रहे हैं फॉर्म को और पार्टनर को, बट इम्प्लाइड अथॉरिटी में समझने पड़ते हैं कि कौन सा एक्ट सही है और कौन सा एक्ट नहीं है। ठीक है? तो यहाँ पे अपन इम्प्लाइड अथॉरिटी के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक, यहाँ तो अपन दो चीज समझ ली। लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट इम्प्लाइड। अच्छा एक मिनट, ऐसे नहीं समझ रहा इसको, ऐसे नहीं समझता। एक मिनट। पहले बुक से समझते हैं, फिर इसका यहाँ पे अपन माइंड मैपिंग करेंगे। ठीक है, पहले बुक से समझ लेते हैं। आपको पढ़ना है अथॉरिटी वाला जो एक पैराग्राफ है ना, खुद पढ़ना है। इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या मतलब है? इम्प्लाइड अथॉरिटी विच इज इन्फर्ड फ्रॉम, इन्फर किया हुआ है, मतलब कि किसी ने बोला नहीं है, बट इंटेंशन समझो, इंटेंशन समझो। ठीक है? कंडक्ट ऑफ द पार्टीज क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, सर्कमस्टेंसेस क्या है, कस्टम्स क्या है, यूसेज क्या है, इज कॉल्ड इम्प्लाइड अथॉरिटी। Section 19 and 22 contains provisions regarding the scope of the implied authority of partner, कि implied authority के scope में क्या आता है वो section 19 और 20 में दिया हुआ है, तो वो जाके पढ़ लो आप, है ना? पढ़ लेते, चलो पढ़ लेते हैं। कंडीशंस क्या है इम्प्लाइड अथॉरिटी की? द इम्प्लाइड अथॉरिटी सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशंस। इम्प्लाइड अथॉरिटी किस कंडीशन से बनेगी? द एक्ट डन मस्ट रिलेट द नॉर्मल बिजनेस ऑफ द फॉर्म, मतलब कि जो एक्ट आपने किया है वो नॉर्मल बिजनेस में किया जाता है, नॉर्मली बिजनेस में वैसा ही किया जाता है, वैसा एक्ट अगर है, रिलेट करता है उससे, पहली कंडीशन ये। दूसरी, द एक्ट मस्ट बी डन इन यूजुअल वे, मतलब कि कोई फ्रॉड या स्कैम करके आप ये एक्ट नहीं कर रहे हो, ये एक्ट यूजुअल तरीके से कर रहे हो। किसी से परचेज कर रहे हो तो आप फ्रॉड करके परचेज नहीं कर रहे हो, आप परचेज कर रहे हो तो यूजुअल वे ऑफ बिजनेस में जो होता है उसी तरीके से कर रहे हो। ठीक है? द एक्ट मस्ट बी डन इन द नेम ऑफ फर्म, फर्म के नाम से एक्ट कर रहे हो। तीन चीजें, नॉर्मल बिजनेस ऑफ फर्म के हिसाब से कर रहे हो, रिलेट करना चाहिए, यूजुअल वे में कर रहे हो, और फर्म के नाम से कर रहे हो। ये तीन कंडीशंस आएंगी तब जाके इम्प्लाइड अथॉरिटी बनती है। ठीक है? तो एक्ट्स क्या क्या है जो इम्प्लाइड अथॉरिटी में आते हैं वैसे यूजुअली? टू सेल, सेल करना फर्म्स के गुड को, परचेज करना जो भी गुड्स है, जो मैं सेल परचेज आपको बता चुकी हूँ, एक्सेप्ट पेमेंट्स ऑफ डेट्स ड्यू टू द फर्म, मतलब कि कोई हमारा, किसी ने हमसे लोन लिया हुआ था, अगर वो पेमेंट ला के दे तो मैं एक्सेप्ट कर सकती हूँ। एंड टू इंगेज एंड डिस्चार्ज एम्प्लॉयज, हायर या उनको निकालना। ठीक है? हायर करना या उनको निकालना, दोनों चीजों में, डिस्चार्ज करना या हायर करना एम्प्लॉयज को आप कर सकते हो फर्म के। ये एक्ट्स होते हैं इम्प्लाइड अथॉरिटी के, इम्प्लाइड अथॉरिटी के एक्ट्स में आते हैं। ठीक है? कंडीशंस क्या है कि नॉर्मल बिजनेस ऑफ द फर्म से रिलेट करना चाहिए, फर्म के नाम पे करना चाहिए, और यूजुअल वे से हो रहा है, यूजुअल वे से हो रहा है। ये तीन कंडीशंस है और ये चार एक्ट्स दिए हुए हैं इम्प्लाइड अथॉरिटी के। यहाँ पे अब नीचे आ रहा है इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर। पार्टनर की इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या है? सब्जेक्ट टू द अबव लिमिटेशंस एवरी पार्टनर बाइंड्स द फर्म फॉर एक्ट्स डन विद द स्कोप ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी। ऊपर की जो कंडीशन और लिमिटेशंस दी है उसके हिसाब से अगर कोई पार्टनर कोई भी एक्ट करता है इम्प्लाइड अथॉरिटी के हिसाब से,
तो वो बाइंड कर रहा है किसको? फर्म को। जो भी स्कोप आ रहा है इम्प्लाइड अथॉरिटी का, उसमें जो भी वो काम कर रहा है वो फर्म को बाइंड कर रहा है। ठीक है। यहाँ पे एडिशनल पावर्स दी हुई है ट्रेडिंग फर्म में, और एक्ट्स बियॉन्ड इम्प्लाइड अथॉरिटी ये दिया हुआ है। तो ये दो चीज अपन पढ़ते हैं, सबसे पहले जाके अपन अपना चार्ट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है। चार्ट को प्रिपेयर करते हैं। चलिए, अब मजा आएगा चार्ट प्रिपेयर करने में। मुझे सबसे ज्यादा पता नोट मेकिंग पसंद था। मैं बहुत अच्छे नोट्स, कभी कभी अगर ऐसा समय निकलेगा तो मैं आपको अपने नोट्स भी दिखाऊंगी। मेरे को नोट्स बनाने में बहुत मजा आता था पहले। पहले क्या, अभी भी आता ही है। चल चल चलो 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 चलो। अपन बात कर रहे हैं इम्प्लाइड अथॉरिटी की। ठीक है। बात कर रहे हैं इम्प्लाइड अथॉरिटी की। तो पहले तो इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या होती है वो अपन ने ऊपर देख लिया क्या होती है। ठीक है। यहाँ पे अपन देखते हैं कंडीशंस। क्या होती है? कंडीशंस। कंडीशंस क्या है किसकी? इम्प्लाइड अथॉरिटी की। तो पहली कंडीशन ये है, पहली कंडीशन ये है कि जो एक्ट हुआ है, एक्ट शुड रिलेट टू नॉर्मल बिजनेस ऑफ फर्म। नॉर्मल बिजनेस ऑफ फर्म से एक्ट रिलेट करना चाहिए। सेकेंडली, एक्ट इज डन इन, अरे यार ये बार बार मेरा फोन बंद क्यों हो जा रहा है? नोट्स क्या मेरे बार बार बंद हो जा रहा है। तीसरा क्या था? एक्ट इज डन इन द नेम ऑफ फर्म। ठीक है। ये दो कंडीशंस है, ये तो अपन को समझ में आ गया। उसके बाद की चीज क्या है? एक्ट्स अंडर इम्प्लाइड अथॉरिटी। ठीक है। कौन कौन से एक्ट है जो इम्प्लाइड अथॉरिटी, यहाँ पे मैं जरा इनको सर्कल कर लूँ, सर्कल कर लेती हूँ तो ये दिखेंगे अलग से। एक्ट्स अंडर इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या क्या होते हैं? तो क्या क्या होते हैं? पहला तो सेल, सेलिंग गुड्स, जो भी गुड्स होते हैं। दूसरा, परचेसिंग गुड्स। ठीक है, ये भी नॉर्मल है चीज है। ठीक है, परचेसिंग गुड्स। तीसरा, एंगेज एंड डिस्चार्ज एम्प्लॉयज। ये तो बहुत इजी था, मैंने अभी आपको एग्जांपल से भी समझाया ये चीज, है ना। और चौथा क्या था? चौथा था एक्सेप्ट पेमेंट ऑफ डेट्स ऑफ फर्म। ठीक है, पेमेंट एक्सेप्ट करो, जो भी डेट्स है फर्म के, मतलब फर्म को जो भी पैसा लेना है वो आप पैसा ले सकते हो। ये तो हो गया एक्ट्स जो कर सकते हैं। अपन एक चीज पहले पढ़ लेते हैं, क्या? कि एक्ट्स नॉट कवर्ड अंडर इम्प्लाइड अथॉरिटी। कौन से एक्ट्स कवर नहीं होते इम्प्लाइड अथॉरिटी के अंदर? कौन से एक्ट्स कवर नहीं होते इम्प्लाइड अथॉरिटी के अंदर? ठीक है। तो ये हमको पढ़ना है ना। मैं यहाँ पे लिखते जाती हूँ, आप अपन फिर उसके बाद अलग से पढ़ लेंगे। ठीक है। हम्म। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 19 में दिया कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी यूसेज कस्टम और ट्रेड टू द कॉन्ट्ररी, द एम्प्लॉयड अथॉरिटी ऑफ द पार्टी डज नॉट एम्पावर हिम टू, क्या क्या करने के लिए मना करते हैं? तो पहली चीज बोलते हैं, सबमिट डिस्प्यूट रिलेटिंग टू बिजनेस टू द आर्बिट्रेशन। मतलब क्या? सबमिट डिस्प्यूट्स ऑफ फर्म टू आर्बिट्रेशन। मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि कि
अभी आप फर्म चला रहे हो, बिजनेस चला रहे हो, डिस्प्यूट्स तो होते हैं, कुछ ना कुछ केस तो होता ही है। आर्बिट्रेशन ऐसी जगह होती है, आर्बिट्रेशन ऐसी जगह होती है जहां पे आप कोर्ट के बाहर जाके सेटलमेंट कर सकते हो। ठीक है, आपको कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, आप सामने वाले के साथ सेटलमेंट कहाँ कर सकते हो, आर्बिट्रेशन में जाके कर सकते हो। आर्बिट्रेटर आपका सेटलमेंट करा देता है, जो भी आपका केस होता है वो देख के। ठीक है, तो अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो आप खुद अकेले जाके फर्म के बिहाफ पे आर्बिट्रेशन में डिस्प्यूट सबमिट नहीं कर सकते। वो आपकी इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं है, आपको सबका कंसेंट लेना पड़ेगा, सारे पार्टनर से पूछना पड़ेगा, तब जाके कर सकते हो। आप अकेले उस काम को करने के लिए सक्षम नहीं हो, आप अकेले उस काम को नहीं कर सकते, ये आपकी अथॉरिटी में नहीं आता है। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है कि अकेला पार्टनर क्या-क्या काम कर सकता है, वो मैंने आपको बता दिया। अकेला पार्टनर क्या काम नहीं कर सकता, मैं आपको वो सिखा रही हूँ कि वो डिस्प्यूट सबमिट नहीं कर सकता फर्म के बिहाफ में आर्बिट्रेशन में जाके। ठीक है, सेकंड है ओपन बैंक अकाउंट ऑन बिहाफ बिहाफ ऑफ फर्म इन हिज ओन नेम। खुद के नाम पे फर्म का बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकता अनटिल अनलेस सारे पार्टनर्स ने उसको दी है अथॉरिटी करने के लिए। जब तक अगर नहीं दी है इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं माना जाएगा, उसको एक्सप्रेसली लिखा होना चाहिए। अगर ये चीज एक्सप्रेसली लिखी है तो ठीक है। एक सेकेंड रुकिएगा ना, एक सेकेंड। हाँ, अगर एक्सप्रेसली लिखा है एक चीजें करना, अच्छा ये सारी जो चीजें पढ़ा रही हूँ, अगर ये चीज एक्सप्रेसली लिखी हुई है तो कर सकते हैं, बट ये इम्प्लाइड नहीं मानी जाएगी। ठीक है, एक्सप्रेसली लिखी होनी चाहिए तो होगा, इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं मानी जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज हो गई, तीसरी चीज हो गई, कॉम्प्रोमाइज और रिलिंक्विश एनी क्लेम और पोर्शन ऑफ द क्लेम ऑफ द फॉर्म। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज एनी क्लेम और पोर्शन ऑफ क्लेम ऑफ फॉर्म। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज और रिलिंक्विश दोनों वर्ड यूज होते हैं। रिलिंक्विश का मतलब होता है कि छोड़ दिया, रिलिंक्विश का मतलब होता है छोड़ दिया। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज कर दिया मतलब कि जो भी क्लेम फर्म को लेने थे, फर्म को कोई क्लेम लेना था, कोई डेट लेना था, कुछ लेना था, तो आप अकेले ये डिसाइड नहीं कर सकते, आपकी इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं है कि आप उस क्लेम को जाने दो। आप उस क्लेम को जाने दो, ये आपकी अथॉरिटी नहीं है। तीन अथॉरिटी जो हमने बात करी, जो उसकी अथॉरिटी में नहीं आती, जो किसी पार्टनर की इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं होती। पहले तो वो डिस्प्यूट सबमिट नहीं कर सकता आर्बिट्रेशन में जाके, बैंक अकाउंट खुद के नाम पे ओपन नहीं कर सकता ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, तीसरा कोई भी क्लेम है उसको कॉम्प्रोमाइज या रिलिंक्विश नहीं कर सकता जो भी फर्म के नाम पे है। ठीक है, फोर्थ है विथड्रॉ, विथड्रॉ अ सूट अगेंस्ट फर्म। फर्म के अगेंस्ट कोई सूट है, कोई डिस्प्यूट चल रहा है, कोई प्रोसीडिंग्स चल रही है, तो वहां पे भी अकेली इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं बनती पार्टनर की कि वो उस सूट को विड्रॉ कर दे। उस सूट को विड्रॉ कर दे, वो भी नहीं कर सकता, वो भी नहीं कर सकता है। सॉरी, अगेंस्ट द फर्म नहीं, बिहाफ ऑफ द फर्म होगा यहाँ पे। फर्म के बिहाफ पे कोई सूट किया है, कोई प्रोसीडिंग्स चल रही, कोई डिस्प्यूट सबमिट किया हुआ है, तो उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं है कि वो अकेले जाकर जो फर्म ने डिस्प्यूट रेज किया था उसको अकेले जाके विड्रॉ कर ले। फर्म के बिहाफ पे जाके वो विड्रॉ नहीं कर सकता। सेम चीज ये है कि वो एडमिट भी नहीं कर सकता, एडमिट भी नहीं कर सकता। क्या नहीं एडमिट कर सकता? लाइबिलिटी जो आ रही है, एडमिट लाइबिलिटी इन अ सूट। ठीक है, तो क्या विड्रॉ भी नहीं कर सकता और एडमिट भी नहीं कर सकता लायबिलिटी इन अ सूट। अगर सूट किया है, सूट मतलब कि कोई भी प्रोसीडिंग्स चल रही है, कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है, उस केस में अगर कोई लायबिलिटी अराइज होती है तो अकेले उसकी इम्प्लॉयड अथॉरिटी नहीं एक्सेप्ट करना, वो सब पार्टनर के कंसेंट के साथ ही एडमिट कर सकता है, या उसको एक्सप्रेसली बोला गया कि तुम कर सकते हो, तभी कर सकता है ना।
तभी कर सकता है। उसके बाद सिक्स चीज आती है, अच्छा 3 ही पॉइंट्स और पढ़ना है फिर खत्म हो जाएगा ये चीज, है ना। 3 पॉइंट्स है। अक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी, बिहाफ ऑफ फर्म, यहाँ पे सब पे बिहाफ ऑफ फर्म ही चलेगा तो उसको अपन नॉर्मल मान के चलते हैं। एक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी, फर्म के नाम पे इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर करने की भी अथॉरिटी नहीं है, इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं है उसकी, नहीं है। वो अकेले जाके कोई प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकता फर्म के नाम पे। ठीक है, ये तो इजी था, ये वाला तो इजी था। ट्रांसफर करना, एक्वायर तो कर लिया, ट्रांसफर भी नहीं कर सकता। ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी अकेले जाके वो ट्रांसफर भी नहीं कर सकता जो फर्म को बिलोंग करती है। किसकी प्रॉपर्टी, ये दोनों प्रॉपर्टी किसकी है, पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी है। पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी, खुद की प्रॉपर्टी के साथ उसको जो करना है पर्सनल प्रॉपर्टी के साथ करे। जो पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है, ना तो वो एक्वायर कर सकता है ऐसी प्रॉपर्टी फर्म के नाम पे, या जो फर्म के नाम की प्रॉपर्टी थी उसको ट्रांसफर भी नहीं कर सकता, उसकी एम्प्लॉयड अथॉरिटी नहीं है। वो कंसेंट के साथ ही होगा, या अगर एक्सप्रेसली अग्रीमेंट पे लिखा है तभी हो सकता है। enter into a partnership on behalf of firm, मतलब कि क्या है। अब आप बोलो कि पार्टनरशिप फर्म की तो बात हो रही है, नहीं। एक पार्टनरशिप फर्म जो है वो दूसरी पार्टनरशिप फर्म में भी पार्टनर बन सकती है। ठीक है, एक पार्टनरशिप फर्म दूसरी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन सकती है। तो वो खुद की मर्जी से एम्प्लॉय अथॉरिटी नहीं मान सकता अपनी, कि वो फर्म के बिहाफ पे फर्म को किसी और की पार्टनरशिप फर्म में एंटर कर दे। वो सबकी कंसेंट के साथ ही हो सकता है, या एक्सप्रेसली बोला गया इस पार्टनर को ये कर सकता है तभी हो सकता है। उसकी खुद की नहीं है, उसकी खुद की एम्प्लॉय अथॉरिटी नहीं है। तो ये जो 8 चीजें हैं, जो ये 8 बातें अपन ने की है, ये क्या है, ये एम्प्लॉयड अथॉरिटी में नहीं आती है। ये जो एक्ट्स है ये कर सकता है, और ये जो एक्ट्स है ये नहीं कर सकता है। ठीक है, और ये एक्ट्स कर सकता है। क्या ये इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज दी गई है कि एडिशनल पावर्स इन ट्रेडिंग फर्म, कुछ एडिशनल पावर्स दी गई है ट्रेडिंग फर्म में, किसको, पार्टनर्स को। ठीक है, एडिशनल एक्ट्स की पावर्स दी है तो अपन वही पढ़ लेते हैं। एडिशनल पावर्स इन ट्रेडिंग फर्म, एडिशनल पावर्स कुछ दी गई हैं किसमें, जो ट्रेडिंग वाली फर्म्स होती है सिर्फ उसी में, जो ट्रेडिंग वाली फर्म होती है उसमें, सर्विसेज में नहीं मानी जाएगी, सिर्फ ट्रेडिंग वाली फर्म्स में एडिशनल पावर दी है। A trading firm is one which carries on the business of buying and selling goods. In such firm, a partner has additional powers. जहां ट्रेडिंग फर्म है, जहां ट्रेडिंग फर्म का मतलब क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं ट्रेडिंग फर्म का मतलब क्या है, जहां पे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स होता है, सेलिंग ऑफ गुड्स हो रहा है, उसको अपन ट्रेडिंग फर्म करते हैं। वहां पे पार्टनर्स के पास कुछ एडिशनल पावर्स होती हैं। क्या क्या होती है, पहली होती है बोरो मनी ऑन द फर्म्स क्रेडिट एंड प्लेज द फर्म्स गुड फॉर द पर्पस। बोरो मनी ऑन फर्म्स क्रेडिट, ठीक है। और दूसरा कि प्लेज कर सकते हैं, मतलब पैसा गिरवी भी रख सकते हैं। ठीक है, प्लेज द फर्म गुड्स, फर्म के गुड्स को गिरवी भी रख सकते हैं फॉर द पर्पस। ठीक है, ये दोनों चीजें एक साथ है, ये दोनों चीजें एक साथ है। ठीक है, बोरो मनी कर सकता है, पैसा बोरो कर सकता है। ठीक है, मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था वो सिर्फ एग्जांपल समझाने के लिए दिया था, सिर्फ समझाने के लिए दिया था। बट यहाँ पे एडिशनल पावर्स कहाँ पे, ट्रेडिंग फर्म में एडिशनल इम्प्लाइड पावर्स हैं कि वो पैसा बोरो कर सकता है और गुड्स को प्लेज भी कर सकता है। जैसे कि अपन अगर लोन लेते हैं तो अपन अपना मॉर्गेज रखते हैं ना, घर मॉर्गेज रखती, गाड़ी मॉर्गेज रख दी, गिरवी रख दिया, प्लेज कर दिया, तो उसी को बोलते हैं प्लेज करना। तो गुड्स जो है फर्म के उसको प्लेज भी कर सकता है पैसा लेने के लिए, पैसा लेने के लिए फॉर द सेम पर्पस एंड। ठीक है, ये बात यहाँ पे आ गई। तीसरी बात है टू एक्सेप्ट मेक एंड इशू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स इन द फर्म्स नेम। ठीक है, एक्सेप्ट, ठीक है, मेक एंड इशू, क्या, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, चेक्स हो गए, ठीक है, ड्राफ्ट्स हो गए, इनको बोलते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। जहां पे आप चेक इशू कर रहे हो, ड्राफ्ट इशू कर रहे हो, बिल ऑफ एक्सचेंज इशू करते हो,
किसी दूसरी पार्टी को पैसा देना है उस चक्कर में। अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो, बना रहे हो या इशू कर रहे हो, तीनों चीज़ अगर कर रहे हो तो वो भी आपकी एडिशनल पावर्स आती है कहाँ पे? ट्रेडिंग फर्म में। चौथी चीज़ होती है टू एम्प्लॉय अ सॉलिसिटर और अटॉर्नी ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। टू एम्प्लॉय अ सॉलिसिटर और अटॉर्नी, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ, ये सब बिहाफ ऑफ फर्म ही चल रहा है, सब कुछ बिहाफ ऑफ फर्म ही चल रहा है ना। खुद के लिए कुछ नहीं कर रहा, खुद के लिए कुछ करना है तो कर सकता है, फर्म के लिए बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। तो वो किसी भी अटॉर्नी, मतलब कि एडवोकेट हो गए, लॉयर्स हो गए, अटॉर्नीज जिनको कहते हैं, उनको एम्प्लॉय कर सकता है, एम्प्लॉय कर सकता है किसी केस के रेफरेंस के लिए। सबमिट नहीं कर सकता डिस्प्यूट, बट एम्प्लॉय कर सकता है। डिस्प्यूट सबमिट नहीं कर सकता, ठीक है, किसी सब जो डिस्प्यूट सबमिट किया उसको विड्रॉ नहीं कर सकता, या कोई लाइबिलिटी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ये उसकी एम्प्लॉय अथॉरिटी नहीं है। बट वो एम्प्लॉय कर सकता है किसको? एडवोकेट या लॉयर को एम्प्लॉय कर सकता है। ठीक है, ये हो गई एडिशनल पावर्स ट्रेडिंग फर्म की, जो एक्ट्स अपन ने पढ़े थे ना अंडर एम्प्लॉयड अथॉरिटी के। उसके बाद ही कुछ और एडिशनल पावर्स दी है सिर्फ ट्रेडिंग फर्म्स के लिए। किनके लिए? सिर्फ ट्रेडिंग फर्म्स के लिए। अगर एमसीक्यू आ गया कि इन इनमें से कौन सी पावर ट्रेडिंग फर्म को नहीं है, तो ये जो चार तीन चार पावर मैंने आपको बताई है, ये है। इसके अलावा कुछ और आ गया तो वो नहीं होगी, वो नहीं होगी, है ना। हो सकता है ये सब मिसमैच करके दे दिए, पूछ ले कौन सा एम्प्लॉयर अथॉरिटी है, ये कौन सी एम्प्लॉयर अथॉरिटी नहीं है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए क्या एम्प्लॉयर अथॉरिटी बनती है और क्या नहीं होती है। क्या आपको पूरी चीज समझ में आई? ठीक है, अपन ने सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट किया कि रिलेशन क्या है बंदे पार्टनर का थर्ड पर्सन के साथ, थर्ड पार्टी के साथ। तो लॉ ऑफ एजेंसी के हिसाब से अपन ने वो चीज पढ़ ली थी। लॉ ऑफ एजेंसी के हिसाब से अपन यहाँ पढ़ लिया कि पर्सन के पास अगर अथॉरिटी नहीं है वो एक्ट करने की, तो बाइंड नहीं कर सकता। और दूसरा, अगर पर्सन को पता है, पार्टनर के पास अथॉरिटी नहीं है, ये पर्सन को पता है, दोनों चीज है, तो वो बाइंड नहीं कर सकता। दूसरा, पर्सन को पता है कि पार्टनर है ही नहीं, मालूम उसको मालूम ही नहीं कि पार्टनर है, और बिलीव करता है कि पार्टनर नहीं है, तो उस केस में बाइंड नहीं कर सकता। सिर्फ पार्टनर ऐसे एक्ट कर सकता है टू कैरी ऑन द बिजनेस इन अ यूजुअल वे, ठीक है, तभी वो बाइंड कर सकता है। फिर अपन ने यहाँ पे अथॉरिटी की बात करी कि अथॉरिटी एक्सप्रेस होती है और इम्प्लाइड अथॉरिटी होती है। एक्सप्रेस अथॉरिटी जो लिखी हुई है, बोली गई है, जो वर्ड्स में एक्सप्रेस करी गई है, वो एक्सप्रेस होती है। एंड जितनी भी एक्सप्रेस अथॉरिटी रहती है, भले ही वो नेचर ऑफ बिजनेस जो है उसके स्कोप से ज्यादा भी हो, तब भी अगर वो एक्सप्रेस्ड है, तो मतलब कि वो एक्ट, जो भी एक्ट उसमें किया जाएगा, वो बाइंड करेगा फॉर्म और पार्टनर्स को। इम्प्लाइड अथॉरिटी जो कंडक्ट ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस समझ में आती है, कस्टमर यूसेज कहीं पे लिखी हुई नहीं है, बस इम्प्लाइड है कि ऐसा बिजनेस है तो ऐसा होना चाहिए, इस तरीके की अथॉरिटीज होनी चाहिए। अपन ने इम्प्लाइड अथॉरिटी की ज्यादा बातें करी थी। इम्प्लाइड अथॉरिटी कंडीशंस होती है। कंडीशंस क्या है कि जो एक्ट है वो पहले नॉर्मल बिजनेस ऑफ फर्म से लेट होना चाहिए, एक्ट इज डन इन द यूजुअल वे एंड इन द नेम ऑफ द फर्म। ये तीन कंडीशंस अगर दी हुई हैं, तब जाके वो इम्प्लाइड अथॉरिटी बनती है। फिर आपको कुछ एक्ट्स दिए हुए हैं जो इम्प्लाइड अथॉरिटी में आते हैं, कुछ नहीं आते हैं, ये मैंने आपको समझा दिया। और कुछ एडिशनल पावर्स है जो सिर्फ ट्रेडिंग फर्म्स में आती है, किसके पास? पार्टनर के पास आती है। कुछ एडिशनल पावर्स आती है पार्टनर्स के पास, जो सिर्फ ट्रेडिंग फर्म्स के लिए है, सिर्फ ट्रेडिंग फर्म्स के लिए स्पेसिफिकली है। अगर सर्विस फर्म है तो वहां पे पावर्स नहीं आएंगी, सिर्फ ट्रेडिंग फर्म्स में आएंगी जहां बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स हो रहा है। क्या ये बात समझ में आ गई? इतनी बातें समझ में आ गई हैं? तो आज की क्लास अपन यहीं पे रोकते हैं। एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब अपन नेक्स्ट की जो आगे की बात है वो पढ़ेंगे। आगे की बात क्या थी हमारी? आगे की बात ये थी, एक सेकेंड ना, लोड हो जाए। हाँ, इतना तो आपको पहले ये जो मैंने अभी तक पढ़ाया है, इतना आपको रीड तो करना है, मॉड्यूल्स या मेरे नोट्स है, ठीक है। यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ, अब अपन को लाइबिलिटी पढ़नी है कि पार्टनर की क्या लाइबिलिटी होती है, ये पढ़ना है, ठीक है। लाइबिलिटी पे डिसोल्यूशन पढ़ेंगे अपन, ये सब करेंगे। ओके, तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। उसके बाद अपन आगे का पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।